नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग AS22 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में कहता है कि डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 2 लाख है, डेप्रिसिएशन एज पर IT रिकॉर्ड्स 5 लाख है, अनएमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 30,000 है और आपको ये बताना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कितना रिकॉग्नाइज होगा अगर टैक्स रेट 50% है। तो ऐसा सम अगर आपको दिया रहे तो हम लोग इसी प्रकार से कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेफर्ड टैक्स अमाउंट एट द रेट 50%। तो सबसे पहले एक्सेस डेप्रिसिएशन जो कि टैक्स रिकॉर्ड में है कितना है, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख एक्स्ट्रा है। अब ये 3 लाख एक्स्ट्रा है, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन टैक्स रिकॉर्ड में ज़्यादा हो गया है। तो अगर ज़्यादा हो गया है तो कम टैक्स दिए होंगे, लेकिन कम टैक्स दिए हैं तो इसका मतलब कि बाद में हम लोग को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी है। इसीलिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया 3 लाख का 50%। अब 50% से क्यों इंटू किए? क्योंकि टैक्स रेट तो 50% है ना, इसीलिए। इसके बाद अनएमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000 है टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से। इसका मतलब कि 30,000 अनएमोटाइज्ड है, मतलब कि अभी अलाउ नहीं किया गया ये एक्सपेंस। तो अगर अलाउ नहीं किया होगा तो ज़्यादा ज़्यादा हम लोग टैक्स दिए होंगे, ज़्यादा इनकम हुआ होगा। लेकिन ये एक्सपेंस बाद में तो अलाउ करेगा, अगर बाद में अलाउ करेगा ये एक्सपेंस तो इसकी वजह से इनकम कम हो जाएगा और टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये एक तरह के लिए मेरे लिए एसेट है, क्योंकि हम लोग बाद में कम टैक्स देंगे, तो इसीलिए डेफर टैक्स एसेट है। तो 30,000 का 50% 15,000 डेफर टैक्स एसेट है। तो नेट में कितना डेफर टैक्स निकला? डेफर टैक्स लाइबिलिटी है 1.5 लाख का, डेफर टैक्स एसेट है 15,000 का। तो नेट में नेट डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितना निकल के आया? 1,35,000। इस सवाल में आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर लायबिलिटी निकालने के लिए कहा है और उसके लिए डेटा दिया गया है अकाउंटिंग प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट एज पर मैट, प्रॉफिट एज पर IT एक्ट, टैक्स रेट, मैट रेट। तो हम लोगों को मालूम है कि जब भी टैक्स रेट और मैट रेट होता है उस केस में जब हम लोग करंट टैक्स निकालते हैं तो करंट टैक्स इज़ हायर ऑफ रेगुलर टैक्स एंड मैट टैक्स। तो रेगुलर टैक्स निकालते हैं, रेगुलर टैक्स कितना होगा? 60,000 का रेगुलर टैक्सेबल इनकम है और रेगुलर टैक्स रेट 20% है, तो रेगुलर टैक्स कितना आएगा? 6 लाख का 20% 12,000। अब मैट का रेट दिया है 7.5% और मैट का इनकम है 3.5 लाख, तो मैट रेट कितना आएगा? 3.5 लाख का 7.5% इज इक्वल टू 26,250। तो 26,250 और 12,000 विच एवर इज हायर, 26,250। तो कंपनी को पे करना पड़ेगा 26,250। तो इसको ये PNL में रिकॉर्ड कर लेगा, PNL अकाउंट डेबिट 26,250 टू करंट टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 26,250। अब हम लोग डेफर्ड टैक्स निकालते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को क्वेश्चन में वही निकालने के लिए कहा था। तो डेफर्ड टैक्स कैसे निकलता है? अकाउंट्स इनकम माइनस टैक्स इनकम। अकाउंट्स का इनकम है 6 लाख, टैक्सेबल इनकम है 60,000, तो डिफरेंस है 5,40,000। ये 5,40,000 का 20% हो जाएगा डेफर्ड टैक्स। अब सिंस हम लोगों का टैक्सेबल इनकम कम है और अकाउंट का इनकम ज़्यादा है, तो टैक्स में तो कम इनकम लगा तो कम हम लोग को टैक्स देना पड़ा होगा, लेकिन अकाउंट में ज़्यादा इनकम है। इसका मतलब कि टैक्स पे आज कम इनकम है, लेकिन आगे आने वाले साल में तो ज़्यादा इनकम होगा, तब हम लोग को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तब तो ये लाइबिलिटी है आज की डेट में। इसीलिए 5,40,000 का 20% ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया 1,08,000। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे, PNL अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,08,000। इस सवाल में कहता है कि XYZ जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, वो टैक्स हॉलीडे इंजॉय कर रहा था अप टू 31/3/2016, और टैक्स हॉलीडे की वजह से ये कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब 31/3/2017 को जब ये फाइनलाइज कर रहा है अपना अकाउंट्स को, तो अकाउंटेंट कहता है कि जितना भी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है अप टू 31/3/2016 और करंट ईयर का, वो सब को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो गया है 1/4/2011 से। तो क्या ये बात सही है? क्या इस बात पे आप एग्री करते हैं? यही आपसे पूछा है। तो हम लोगों को मालूम है कि एज पर AS22 अगर टैक्स हॉलीडे में जो भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होता है और उसका रिवर्सल हो जाता है, जो भी अराइज होता है उसका रिवर्सल हो जाता है, तो उसको हम लोग बुक नहीं करते हैं। जो बैलेंस बचा हुआ रहता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, जब टैक्स हॉलीडे नहीं रहा और अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो उस लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर टैक्स हॉलीडे के दौरान कोई भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुआ और उसका रिवर्सल भी हो गया, तो उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अराइज तो हुआ, लेकिन आधा ही रिवर्स हुआ और आधा कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है।
इस सवाल में कहता है कि अप टू 31/3/2016 जब तक टैक्स हॉलिडे था तब तक कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया है ये लोग। उसके बाद अगले साल कुछ टीटीएल डीटीए बना, तो उसके साथ ये पिछले साल का भी जितना डीटीए डीटीएल था सबको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत किया। इसको क्या करना चाहिए था, जो करंट ईयर का जो भी बनाया है डेफर टैक्स उसको तो रिकॉर्ड करेगा, उसको तो रूट करेगा थ्रू पीएनएल, लेकिन जो भी टैक्स हॉलिडे यानी अप टू 31/3/2016 से पहले जो भी डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी बना है उसमें से उसी को रिकॉर्ड करेगा। जो रिवर्स नहीं हुआ है, जितना रिवर्स हो गया है उसको तो रिकॉर्ड नहीं करने वाला है, जितना रिवर्स नहीं हो पाया है, बैलेंस बच गया है, उसको ही ये रूट करेगा थ्रू पीएनएल। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन आंसर को रीड कर लें। इस सवाल में कहता है कि पीक्यूआर लिमिटेड का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। कंपनी ने लॉस इनकर किया है ईयर एंडिंग 31/3/2015 को। अब अगले साल और उसके अगले साल ये प्रॉफिट कमाया है 1 लाख का और 1,20,000 का। ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो भी लॉस हम लोगों ने इनकर किया है 31/3/2015 को, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और टैक्स रेट है 40%। बाय द एंड ऑफ 31/3/2015 कंपनी को ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में हम लोग का सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगा और हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इसके बाद कहता है कि टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो। फिर कहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 2015, 2016, 2017। तो ठीक है, आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं। तो 31/3/2015 को लॉस हुआ है 2 लाख का, फिर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, फिर प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। अब सिंस पहले ईयर यानी 31/3/2015 वाले ईयर में हम लोगों को 2 लाख का लॉस हुआ है, तो जो 2 लाख का लॉस हुआ है उसका 40% हम लोगों का डेफर टैक्स एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख का हम लोगों का लॉस हुआ है उसका 40% हम लोग तो टैक्स बचा लेंगे नेक्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था कि कैरी फॉरवर्ड होने वाला है लॉस, तो अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो बाद में हम लोग का इनकम घट जाएगा। अगर इनकम घट जाएगा तो हम लोग कम टैक्स देंगे। अगर कम टैक्स देंगे तो वो हम लोग के लिए अभी डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो इसीलिए 2 लाख का 40% 80,000 हम लोगों ने अभी बुक कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग का 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख का जो लॉस है वो भी सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर वो सेट ऑफ हो गया 1 लाख का लॉस, तो 1 लाख का 40% जो कि 40,000 आता है, वो भी हम लोग का डेफर्ड टैक्स एसेट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 40,000 को कैंसिल कर दिए, तब निकल के आया हम लोग का 60,000। अब उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 1,20,000 और अब तक हम लोग का कैरी फॉरवर्ड लॉस चल रहा था और 1 लाख। तो और 1 लाख अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया तो हम लोग का फिर भी 20,000 प्रॉफिट निकला। तो अब जो 20,000 प्रॉफिट निकला इस पर करंट टैक्स लगा देंगे 40% का। तो करंट टैक्स निकल के आया 8,000। और जो 1 लाख का कैरी फॉरवर्ड लॉस चल रहा था जो कि अब कैंसिल हो गया, उसका भी 40% हम लोग को अभी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अभी सेट ऑफ हो गया है। 1 लाख जो बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड लॉस था, इसीलिए फिर से 40,000 लेस कर दिए। तो हम लोग का निकल के आ गया प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स इफेक्ट। तो एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस लिखा। फर्स्ट ईयर में 2 लाख का लॉस हुआ था। अब सिंस 2 लाख का लॉस जब हुआ था तब इसकी वजह से हम लोग का डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि 2 लाख का अगर लॉस है और ये लॉस हम लोग का बाद में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, तो 2 लाख का 40% जो टैक्स हम लोग देने वाले थे वो बच गया है 80,000। तो 80,000 का बच गया है, तो इसको हम लोगों ने टैक्स इफेक्ट के हिसाब से ऐड कर दिया। अब अब जो हम लोगों ने 80,000 ऐड किया है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके कैंसिल भी करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग 1 लाख कमाएँ, तो 1 लाख अगर कमाए तो 1 लाख सेट ऑफ भी हो गया। अगर 1 लाख सेट ऑफ हो गया तो 1 लाख का 40% भी सेट ऑफ होना चाहिए। तो 1 लाख का 40% भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर उसके अगले साल 1,20,000 हम लोगों ने कमाया, तो 1 लाख हम लोग का कैरी फॉरवर्ड लॉस चल रहा था, तो उसको सेटल कर दिया। तो अगर उसको सेटल कर दिया तो 1 लाख का 40% 40,000 इसको भी सेटल करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोगों ने रिवर्स कर लिया टैक्स इफेक्ट को। और हम लोगों का फिर भी 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट बचा प्रॉफिट, तो वो 20,000 पे हम लोगों ने करंट टैक्स ले लिया 40%। तो इस हिसाब से हम लोगों का निकल गया प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स इफेक्ट। अब इस सवाल को देखें तो इस सवाल में डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। तो ओमेगा लिमिटेड का अकाउंटिंग इनकम आपको दे दिया गया है 2014-15 का, 2015-16 का, 2016-17 का, और टैक्सेबल इनकम भी दे दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि टाइमिंग डिफरेंस है कितना। अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, तो उस केस में हम लोगों का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि अभी टैक्सेबल इनकम कम है तो कम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम बाद में बढ़ जाएगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा तो लायबिलिटी है, तो हम लोग लायबिलिटी बुक कर देंगे।
और अगर हम लोग का टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है, तो टैक्सेबल इनकम अगर ज़्यादा है तो हम लोगों ने ज़्यादा पे कर दिया है अभी ही, तो बाद में हम लोग का टैक्सेबल इनकम कम होगा, तो कम होगा तो कम टैक्स देंगे, और कम टैक्स देंगे तो हम लोग का वो एसेट है अभी। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ सेटअप किया है। तो पहला साल के लिए जब 11 लाख अकाउंटिंग इनकम है और 7 लाख टैक्सेबल इनकम है, तो 4 लाख का हम लोगों का टाइमिंग डिफरेंस है कि 4 लाख कम टैक्सेबल इनकम है, तो इस पे हम लोग टैक्स नहीं दिए होंगे, लेकिन इस पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो 4 लाख का, अब 2014-15 की बात करें तो इसमें अकाउंटिंग इनकम बुक किए हैं 11 लाख, लेकिन टैक्सेबल इनकम है 7 लाख, तो टैक्सेबल इनकम 4 लाख से कम है, टाइमिंग डिफरेंस 4 लाख का आया। ये जो डिफरेंस 4 लाख आया, ये 4 लाख पे हम लोग टैक्स अभी नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी। तो 4 लाख का 35%, 1,40,000 हम लोग का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गया 2014-15 के लिए। अब 2015-16 में अकाउंटिंग इनकम हुआ 16 लाख और टैक्सेबल इनकम हुआ 18 लाख। अब यहाँ पर 2 लाख एक्स्ट्रा टैक्सेबल इनकम में आ गया है, तब जो 2 लाख एक्स्ट्रा आ गया है उस पर हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे होंगे, तो ये तो डेफर टैक्स एसेट बन गया हम लोगों का। तो 2 लाख पे 35%, 70,000 हम लोग का डेफर टैक्स एसेट बन गया, जो कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी को घटा दिया। अब हम लोग जब सेकेंड ईयर में डेफर टैक्स एसेट बनाए, 2 लाख का 35%, दैट इज 70,000, तो 70,000 का डेफर टैक्स एसेट डेफर टैक्स लाइबिलिटी को 70,000 से कम कर दिया, तो 1,40,000 नहीं बचा, बस 70,000 ही बचा। अब नेक्स्ट ईयर 2016-17 में 21 लाख अकाउंटिंग इनकम आया और टैक्सेबल इनकम 23 लाख, तो फिर से यहाँ टैक्सेबल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, तो 2 लाख से ज़्यादा टैक्स दिए होंगे, तो ये डेफर टैक्स एसेट है। तो 2 लाख का जो टाइमिंग डिफरेंस है 2016-17 में, इसका 35% यानी 70,000 डेफर टैक्स एसेट है। पहले से ही हम लोग के पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी 70,000 था, अब हम लोग के पास डेफर टैक्स एसेट आ गया 70,000 का, तो 70,000 डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो 2016-17 में हम लोग का टाइमिंग डिफरेंस भी नील हो गया और डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी नील हो गया। इसके अलावे फुट नोट में आपको एक नोट देना है कि डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को हम लोग को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है बैलेंस शीट में। तो इस पैराग्राफ को जो फुट नोट में लिखा हुआ है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं रीड कर रहा हूँ। एज पर AS 22, डेफर टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिप्रेजेंटिंग current tax for the period. Deferred tax asset and liabilities should be disclosed under a separate heading in the balance sheet of the enterprise, separately from current assets and current liabilities. The breakup of deferred tax asset and deferred tax liability into major components of the respective balance should be disclosed in the notes to account. इस सवाल में आपको शॉर्ट नोट लिखने बोला है टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस पर। अब टाइमिंग डिफरेंस ऐसा डिफरेंस होता है जो कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच आता है, लेकिन वो कभी ना कभी सेटल हो ही जाएगा, बस टाइमिंग के वजह से डिफरेंस आया है। फॉर एग्जाम्पल, आज अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से 2 लाख कम है, तो फ्यूचर में कभी अकाउंटिंग इनकम 2 लाख ज़्यादा हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम 2 लाख कम हो जाएगा, मतलब कि सेटल हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये टाइमिंग के बेसिस पे है, टाइम आने के साथ साथ ये दोनों इक्वल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन परमानेंट डिफरेंस ऐसा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में, जो कि कभी भी मैच नहीं करने वाला है। अगर टाइमिंग डिफरेंस की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन का बात आता है। हम लोग टैक्स के हिसाब से अलग तरह से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से अलग तरह से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग परमानेंट डिफरेंस के बारे में बात करें तो हम लोग टैक्स में बहुत सारा एग्जाम्पशन देते हैं, लेकिन उसी एग्जाम्पशन को हम लोग एग्जाम्प्ट नहीं करते हैं जब हम लोग अकाउंटिंग इनकम निकाल रहे होते हैं। तो इस वजह से जो डिफरेंस आता है वो कभी भी सेटल होने वाला नहीं है। जैसे अकाउंट्स में कभी भी एग्जाम्पशन को हम लोग एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ये परमानेंट डिफरेंस है। तो एक बार रीड कर लेते हैं सॉल्यूशन को। इन करंट प्रैक्टिसेस कंपनीज इन जनरल prepare books of account as per Companies Act 2013 generating accounting profit or loss and Income Tax Act 1961 generating taxable profit loss. Now, accounting income and taxable income for a period are seldom the same. Permanent difference are those which arise in one period and do not reverse subsequently. For example, an income exempt from tax or an expense that is not allowable as a deduction for tax purpose. Now, timing difference are those which arises in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. For example, depreciation, bonus, etc. अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए आए या फिर 2 नंबर के लिए आए तो आप इस तरह से ही लिखेंगे, लेकिन अगर यही 5 नंबर के लिए आ जाए तो आप इसी को बढ़ा चढ़ा करके बड़ा लिखेंगे। जैसे ये सवाल, अब ये सवाल 5 नंबर के लिए है तो आपको बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस आंसर को भी एक बार आप रीड कर ले। तो इस सवाल में कहता है
कि क्या ये परमिसेबल है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉग्नाइज ना करें जब हम लोगों को मालूम चल रहा है कि नियर फ्यूचर में अकाउंटिंग और टैक्स पर्पस दोनों तरफ से ही कंपनी लॉस में जाने वाला है। आपको एडवाइस देना है। आंसर है द कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन द टाइमिंग डिफरेंस irrespective for the fact that these timing difference will reverse in the period in which the company expects to be in loss from both the accounting as well as tax point of view. It may, however, be added that the deferred tax liability recognized at the balance sheet date will give rise to future taxable income at the time of reversal thereof. सवाल में कहता है कि वाई लिमिटेड एक फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज है पहला 10 साल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि वाई लिमिटेड अपना एग्जिस्टेंस का पहला 10 साल फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज है, इसको कोई भी टैक्स नहीं देना है और अभी ये सेकेंड ईयर में है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस 200 लाख का है ईयर 1 में और ईयर 2 में 400 लाख का है। थर्ड ईयर से ये एक्सपेक्टेड है कि टाइमिंग डिफरेंस जो है वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके हर ईयर रिवर्स होगा एज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 40%। हम लोगों को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और कितना चार्ज करेंगे हम लोग पीएनएल में वो भी बताना है। तो चलिए आंसर की ओर देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि पहला 10 साल वाई लिमिटेड टैक्स फ्री एंटरप्राइज है, यानी कि पहला 10 साल में कोई भी टैक्स ये नहीं देने वाला है और पहला साल का डिप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस 200 लाख है और दूसरा साल का 400 लाख। इसका मतलब कि पहला 2 साल में 200 लाख और 400 लाख एक्सेस अलाउ कर दिया गया है, जिसको डिस अलाउ करेगा 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके हर ईयर में फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। एज पर AS 22 हम लोगों को मालूम है कि जब भी ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे कोई एंटरप्राइज DTA या DTL बनाता है और रिवर्स कर देता है तो वो हम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होता है। मतलब अंडर टैक्स हॉलीडे ही DTA DTL बना और फिर ख़त्म भी हो गया तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर टैक्स हॉलीडे के अंदर DTA या DTL बना और ये टैक्स हॉलीडे के ख़त्म होने के बाद भी रहा, इसका कुछ पार्ट रहा, तो उसको ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने आंसर कैसे लिखा है। एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस फॉर इनकम whenever income tax allows or disallows any income or expense during tax holiday, then analysis should be done for its reversal. If its reversal is within tax holiday period, then such timing difference are not relevant. Timing difference which are expected to be reversed after tax holiday are relevant. In the given case, deferred tax should be calculated as follows. तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं डेफर्ड टैक्स का ईयर 1 में। हम लोगों को मालूम है कि जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनता है और ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे पीरियड, वो कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेस अलाउंस कितना हुआ है डेप्रिसिएशन का 200 लाख, जिसमें से कि टैक्स हॉलीडे में ही 80 लाख रिवर्स हो गया है, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। जो क्रिएट हो गया और ख़त्म हो गया वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए 80 लाख जो रिवर्स हो गया उसको हम लोग लेस कर देते हैं। तो निकल के आता है रेलेवेंट टाइमिंग डिफरेंस, जो हम लोग के लिए रेलेवेंट है। जो क्रिएट तो हुआ लेकिन अभी तक बैलेंस बचा हुआ है 120 रेलेवेंट टाइमिंग डिफरेंस, इसका 40% हम लोग DTL बना देंगे। तो 120 लाख का 40% 48 लाख, ये हम लोगों का DTL बन जाएगा। तो PNL में चार्ज कैसे करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट 48 टू DTL 48। अब ईयर 2 में हम लोग एक्सेस अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन 400 लाख का था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिसअलाउंस इन टैक्स हॉलीडे 0 हुआ। ये क्यों? क्योंकि हम लोग जब मानते हैं कि जब भी हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं तो हम लोग फीफो बेसिस पे करते हैं, इसीलिए जो पहला हम लोग का DTL बना था 200 का, उसी से हम लोगों ने 80 लाख को लेस कर दिया है फीफो बेसिस पे। इसीलिए जो भी हम लोगों का DTL रिवर्स हुआ है उसको हम लोगों ने ईयर 1 में ही कंसिडर कर लिया फीफो बेसिस पे। इसके बाद अब ईयर 2 में 400 लाख हम लोगों ने अलाउ किया था। अब इसमें से कोई भी रिवर्स नहीं हुआ है, तो रेलेवेंट टाइमिंग डिफरेंस हम लोग के लिए कितना है 400 लाख। उसका टैक्स रेट 40% है, तो 400 लाख का 40% हम लोग DTL बना देंगे, तो 160 PNL अकाउंट डेबिट टू DTL 160। तो टोटल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना निकल के आया, फर्स्ट ईयर में 48 और सेकेंड ईयर में 160, टोटल 208। इस सवाल में कहता है कि 31/3/2018 को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 30 लाख का, डेफर्ड टैक्स एसेट है 15 लाख का। 2018-19 में फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हुए हैं। टैक्स रेट 30%, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है 80 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स है
70 लाख। आइटम जो कि डिसअलाउ हो गए थे पिछले साल, वो इस साल अलाउ हो गए हैं 10 लाख के। प्राइवेट ट्रस्ट को हम लोगों ने इस साल डोनेशन भी दिया है 10 लाख का। फिक्स्ड एसेट में कोई भी एडिशन नहीं आया है। आपको ये सारा ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट शो करना है ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/3/2019। तो हम लोग इसी तरह का कॉलम बनाएंगे आंसर में। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, नेचर ऑफ डिफरेंस, इफेक्ट, अमाउंट। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है 10 लाख का, उसको देखते हैं। बुक्स के हिसाब से 80 लाख डेप्रिसिएशन है, टैक्स पर्पज़ के हिसाब से 70 लाख का डेप्रिसिएशन है। 10 लाख का कम डेप्रिसिएशन टैक्स में दिख रहा है, तो ये डिफरेंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं। जनरली हम लोगों को मालूम है कि आईटी एक्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं डब्ल्यूडीवी की मदद से, और जिसकी वजह से अर्लियर ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन आता है और जैसे जैसे ईयर ख़त्म होते रहता है तो डेप्रिसिएशन घटते रहता है। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ है। टैक्स पर्पज़ के हिसाब से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके इस साल कम हो गया है। लेकिन बुक्स में हो सकता है एसएलएम यूज़ कर रहे हो, इसीलिए 80 लाख दिखा रहा है। सिंस हम लोग को मालूम है कि इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी के हिसाब से ज़्यादा टैक्स आया होगा अर्लियर्स ईयर में, तो अर्लियर ईयर्स में अगर टैक्स के पर्पज़ से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आया होगा तो अर्लियर ईयर में टैक्सेबल इनकम कम आया होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो इनकम कम आया होगा। तो टैक्सेबल इनकम कम आया होगा पिछले साल में, यानी पिछले ईयर्स में, तो ये लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाया होगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो कम है ना, तो कम टैक्स दिया होगा। तो वो लोग जानता है कि ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, तो वो लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाया होगा। तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। कितना रिवर्स होगा? 10 लाख का 30%। अगला ट्रांजैक्शन में कह रहा था कि 2017-18 में कुछ आइटम डिसअलाउ हो गए थे, वो इस बार अलाउ हो गए हैं। तो 2017-18 यानी पिछले साल जब आइटम डिसअलाउ हो गए होंगे तो इनकम ज़्यादा हो गया होगा। तो इनकम अगर ज़्यादा हो गया होगा और ज़्यादा टैक्स दे दिए होंगे, तो उसके लिए हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट बनाए होंगे, क्योंकि बाद में हम लोग का टैक्स बचने वाला है, तो इसीलिए एसेट बनाए होंगे डेफर्ड टैक्स। तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले डिसअलाउ कर रहे थे आइटम्स, इस साल तो अलाउ कर रहे हैं ना फिर से। अगर इस साल अलाउ ही कर रहे हैं तो डेफर्ड टैक्स एसेट वापस से रिवर्स हो जाएगा। तो 10 लाख का 30% यानी 3 लाख रिवर्सल ऑफ डीटीए हो जाएगा। अब अगला है डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट मेड। अब इस साल हम लोगों ने प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेशन भी दिया है, तो डोनेशन एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं माना गया है आईटी एक्ट के अंदर। तो अगर अलाउएबल नहीं है तो ये परमानेंट डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, इसका कोई अमाउंट भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।